किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी सहायक साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को हम मनाने जा रहे हैं कृषि मंत्रालय की तरफ से। और ये जो विश्व खाद्य दिवस है इसमें हमारा यही रहेगा सारे किसान भाइयों के लिए वार्ता कि आप सब लोग इस विश्व खाद्य दिवस में आप लोग आइए, हमारे साथ मिलकर कार्यक्रम में भाग लीजिए और हम लोग किस तरीके से देश में जो कुपोषण है, कुपोषण को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। खाद्य खाली पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता है, खाद्य खाया जाता है किस तरीके से हमारे पुष्टि साधन हो, सुपोषण हमें मिले। और हमारे पास जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स है, हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के फसल हम उपजाते हैं और उसका किस तरीके से सही इस्तेमाल हो और ताकि कुपोषण दूर हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे सामने हैं 2030 तक, उसका सामना करते हुए और उसको किस तरीके से हम टारगेट में पहुंच सकते हैं, उसके दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। और आप लोगों के सहायता में संभव होगा, सफल होगा और ये उम्मीद करता हूं। और बायो फोर्टिफाइड वैरायटी को प्राधान्य देते हुए हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल करें, ये आज का मैसेज होगा। और मैं समझता हूँ आप लोगों के साथ मिलकर हम 2022 तक किसान भाइयों का आमदनी दुगुनी करने में सफल होंगे। और आज इस साल के जो विश्व खाद्य दिवस है इसमें इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि हर 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पूसा नई दिल्ली में भी महिला किसान दिवस के इस शुभ अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी किसी भी रूप में कम नहीं है। वो निराई गुड़ाई करती हैं, फसलों की सिंचाई करती है, वे फसल काटती हैं, गहाई करती है और उसके बाद भंडारण में भी हाथ बटाती है। पशुपालन की जिम्मेदारी तो एक तरह से महिलाओं के कंधों पर ही है। इसके बावजूद वो मुख्य धारा से गायब है। महिलाओं के इसी योगदान का सम्मान करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार महिला किसान दिवस के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसका विषय था महिलाओं को कृषि की मुख्य धारा में लाना। महिलाओं की कृषि में जो भागीदारी है, जो महिलाओं का योगदान है कृषि के क्षेत्र में, उसको और किस तरीके से बढ़ाया जाए या महिला किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनका किस तरीके से निदान किया जाए
और ये जो आयोजन हमने किया महिला किसान दिवस का, इसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं उनको, राज्यों के जो जेंडर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको हमने आमंत्रित किया, और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न डिवीज़न जो हैं संभाग, उनके जेंडर कोऑर्डिनेटर्स को भी हमने इनवाइट किया। उसी तरीके से ग्रामीण विकास मंत्रालय, क्योंकि वो भी कई महिलाओं से संबंधित योजनाएं चलाते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया। तो कहने का मतलब कई मंत्रालयों को, राज्यों के जेंडर कोऑर्डिनेटर्स को, और हमारे जो मैनेज और नियाम 2 संस्थान हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया। सभी लोगों ने मिलजुल करके महिलाओं की कृषि के क्षेत्र में जो भागीदारी है उसके बारे में चर्चा की। महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है केंद्र सरकार की योजनाओं को संचालित करने में, या महिलाओं के विकास से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी तौर पर कार्यरत होने के लिए। तो इन सब पर चर्चाएं की। बहुत अच्छे सुझाव हमें मिले हमारे संस्थानों से, जेंडर कोऑर्डिनेटर्स से, और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो डिवीज़न हैं उनके जेंडर कोऑर्डिनेटर से। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि ये हमारा जो महिला किसान दिवस है काफ़ी सफल रहा। बहुत अच्छे सुझाव मिले और मंत्रालय उन पर विचार करेगा, और जहाँ भी ज़रूरत होगी कोई भी पॉलिसी में और जो योजनाएं हैं हमारी उनके नियमों में बदलाव की, तो वो भी प्रयास किया जाएगा कि हम उनको और सुगम और सरल बनाएं, जिससे महिला किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके और वो और प्रभावी तरीके से खेती किसानी में अपना कार्य कर सकें, और उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। खेती से वो अपना जो जीविकार्जन है उसको मतलब ठीक से चला पाएँ, उसका लाभ ले पाएँ। तो इन्हीं बातों को हमने यहाँ पर चर्चा में लाए। कहने का मतलब हमारी जो मंत्रालय है उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें प्रावधान किया हुआ है कि महिला किसानों को 30% तक कम से कम हर जो किसान उपयोगी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, उनकी उसमें भागीदारी हो, चाहे प्रशिक्षण की बात हो या किसानों के भ्रमण की बात हो, प्रदर्शनी, मेले, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये सब में उनकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। उन सब मुद्दों पर यहाँ पर विचार किया गया, और जो सुझाव आए उन पर हम आगे कार्य करेंगे। परिचर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से आए प्रतिनिधियों, राज्यों और कृषि मंत्रालय के जेंडर समन्वयकों और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कृषि मंत्रालय इन सुझावों पर आने वाले समय में गंभीरता से विचार करेगा और इन्हें कार्यान्वित कराने की कोशिश करेगा। महिला किसानों के लिए क्या क्या और अधिक परिस्थितियां अच्छी बनाने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों पर आज डिटेल में चर्चा हुई है। कुछ चीज़ें पहले से जानकारी थी, उनमें हम कितनी प्रगति करे हैं उनका रिव्यू भी किया गया है। कुछ बड़े नए अच्छे से सुझाव आए हैं, और उन सुझावों के ऊपर काम करना अब हमारा एक इम्पोर्टेंट एक्शन बनता है। मैं कहूँगा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन की जो करेंसी है मई 2020 से आगे शुरू होने जा रही है, और उसमें जो आज के सुझाव आए हैं मुझे लगता है उनका एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। डिपार्टमेंट की सारी स्कीम्स को री एग्ज़ामिन किया जा रहा है, उनके अंदर में नए कंपोनेंट्स ऐड किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है आज की मीटिंग एक माइलस्टोन होने वाली है कि सब डिविजन्स को महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स मिले हैं, इस समय पे इन सब पॉइंट्स को लेके हम स्कीम्स के अंदर में और महिला फोकस लाके कैसे हमारे महिला फार्मर्स को सब्सिडी या फिर टेक्नोलॉजी की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता से हम उनको अवेलेबल करा पाएँ। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में महिला के लिए द थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। महिलाएं खेती में सक्रिय भूमिका तो निभा रही है, लेकिन विपणन के स्तर पर उनकी भूमिका और भागीदारी बेहद कम है। इसकी वजह ये है कि कृषि उपज से संबंधित बाजारों में महिला उन्मुखी संरचना का अभाव है, जिसे दूर किए जाने की जरूरत है। कृषि के अंदर महिलाओं ने उत्पादकता के अंदर सक्रिय जो है रोल निभाते हैं, लेकिन जहाँ विपणन की बात आती है, मार्केटिंग की बात आती है, वहाँ पर महिलाओं का जो रोल है, जो भागीदारी है, वो बहुत ही कम है। इस विषय पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो कि एक शीर्ष संस्था है, हम लोग इस चीज़ में प्रयासरत करते हैं
कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण के माध्यम से हम महिलाओं को और भी सक्षम बनाएं। और जो मुख्य बिंदु है ये है कि किस प्रकार से महिलाओं को हम जो हाई वैल्यू चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स की जो वैल्यू चेन्स है, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन्स, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू चेन्स हैं, उनसे उनको जोड़ें जिससे कि उनको बेहतर लाभ मिल सके। और ये भी एक मुख्य बात है कि महिलाओं को जो ट्रेनिंग के अंदर हम ब्रांडिंग, रिटेलिंग और पोजीशनिंग के बारे में भी प्रशिक्षण दें जिससे कि वो बेहतर समझ सकें कि मार्केट के अंदर किस प्रकार की डिमांड है। तो केवीके के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उस पर ये ज़रूरी है कि मार्केटिंग का भी उसके अंदर एक कंपोनेंट हो जिससे कि महिलाओं को ज़्यादा हम उन्मुख कर सकें कि किस प्रकार से बाज़ार के अंदर आपको डिमांड के अनुसार आपको सप्लाई करनी होगी। साथ ही यह भी एक मुख्य बिंदु है कि जितने भी जो रूरल मार्केट्स हैं या ग्रामीण मार्केट्स हैं या होलसेल मार्केट्स हैं जहाँ कर में आमतौर से कृषि उत्पादकों को विपणन किया जाता है, इन बाज़ारों में ये देखा गया है कि महिला उन्मुखी आधारभूत संरचना का अभाव है। यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी के लिए जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यदि महिलाओं को वहाँ पे रेस्ट रूम्स, गेस्ट हाउसेस की ज़रूरत है तो वह इन संरचनाएं यहाँ पर इस तरह की मौजूद नहीं हैं। क्योंकि इस तरह की स्कीम्स उपलब्ध हैं गवर्नमेंट में, तो ये भी एक सुझाव दिया कि किस प्रकार से इन बाज़ारों को हम वुमेन फ्रेंडली बना सकें जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से और जो हिल क्षेत्रों से जो महिलाएं अपने उत्पाद को लेके आती हैं उनको एक बेहतर सुविधाएं मिल सकें बाज़ार में, और बाज़ार में आने के लिए वह प्रेरित रहें। तो सरकार की तरफ से यह एक प्रयास रहेगा कि हम किस प्रकार से बाज़ार को और हम वुमेन फ्रेंडली बना करके हम वुमेन को हम थोड़ा आगे ला करके उनकी भागीदारी को इंक्रीज़ कर सकें। मेरा मानना है कि इन्हीं इस परिचर्चा में से जितने भी जो बिंदु उभर करके आए हैं उन पे हम कार्य करेंगे। देश भर में जेंडर समन्वयक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यरत है। परिचर्चा में इन समन्वयकों को प्रशिक्षण के माध्यम से अधिक सक्षम बनाने का भी सुझाव आया। मैनेज ने जो एक राष्ट्रीय संस्था है कृषि विस्तार प्रबंधन के लिए, इसमें महिला विमेन इन एग्रीकल्चर सेंटर है, उस पे मैनेज कार्यरत है। और इस सेंटर के द्वारा हम महिला किसान के जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन पे कार्य करते हैं। आज इस कार्यशाला में जो परिचर्चा हुई है, जो गहन चिंतन हम लोग किए हैं, इससे कई सारे सुझाव आए हैं, पॉलिसीज़ बने हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ आए हैं जिसमें मैनेज के लिए भी कई सारे सुझाव और कार्य एक्शन प्लान पे चिंतन हुआ है। और मैं अपने मैनेज संस्था के जो विमेंस इन एग्रीकल्चर सेंटर है, इसके द्वारा जो जेंडर कोऑर्डिनेटर्स को स्ट्रेंथन करना है, उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनको ट्रेनिंग करना है और उनको मजबूती प्रदान करना। और इसके अलावा हमें और भी जो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम महिला किसान को तक पहुंच सकते हैं। विश्व खाद्य और कृषि संगठन का कहना है कि भारतीय खेती में महिलाओं की भागीदारी करीब 32% है। इसके बावजूद खेती को सिर्फ पुरुषों का ही काम माना जाता रहा है। कृषि मंत्रालय इस धारणा को बदलकर महिला किसानों की मेहनत को पहचान और सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपने देखी एक विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, अपने सेगमेंट के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे सफल किसान भाई बहनों से जिन्होंने खेती किसानी या फिर पशुपालन के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और साथ ही साथ दूसरे किसानों के लिए मिसाल भी बन चुके हैं। तो आइए दिखाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की सफलता की कहानी। खेती से मुनाफा कमाने की आज सभी किसान सोचते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसान हमेशा नई तकनीक के साथ खेती करे। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है और हमें उस तकनीक के साथ हमेशा चलना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। अमरूद की खेती से किसानों की किस्मत बदल रही है। आज हम आपको ऐसे ही किसान से रूबरू करेंगे जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ आधुनिक खेती को अपनाया। आज की कहानी केंद्रित है ऐसे ही एक युवा किसान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी पर। कृषि के क्षेत्र में एक माध्यम मिला बागवानी और उसमें भी अमरूद। तो फिर मैंने अपने 12 एकड़ के एरिया में अमरूद की खेती शुरू की। उसके लिए हम 4 से 5 प्रजाति के पौधे लखनऊ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर से ला करके अपने यहाँ लगाए और फिर उसमें दूसरे साल से ही फलाना शुरू हुआ। तो 2007 में हम बाग लगाए, 2009 से हमको अच्छा फल मिलने लगा जिससे अच्छी आमदनी भी होने लगी। हम बात कर रहे हैं वाराणसी जिले के ब्लॉक चौलापुर में रहने वाले किसान शैलेंद्र सिंह रघुवंशी की। दूरदर्शन किसान से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने परंपरागत खेती को न अपनाकर अमरूद की खेती की तरफ रुख किया। नतीजा ये है कि आज इनकी अलग पहचान है। और पौधे की कीमत सब मिलाकर के लगभग पूरा हमारा लगभग 2 लाख के आसपास खर्च हुआ था 12 एकड़ में। और ये हमको 2009 में ही लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए मुझे मिल गया। तो मेरा जो लागत था वो तो निकल गया। अब 2010 से मुझे प्रॉफिट उसमें होने लगी, तो वो हर साल फिर बढ़ती गई और ये हुआ कि तीसरे साल से हमको 12 एकड़ के एरिया से 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि साल 2007 में उन्होंने 12 एकड़ भूमि में अमरूद की खेती की शुरुआत की थी। शुरुआती समय में सिर्फ 4 से 5 प्रजातियों के पौधे ही खेत में लगाए थे। 2009 तक शैलेंद्र को अच्छे फल मिलने लगे। फिर क्या था, सफलता का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और आज शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ने अमरूद की खेती के साथ साथ 1600 वर्ग मीटर में नेट हाउस, 200 वर्ग मीटर में पॉली हाउस लगाया है, जहां वो उच्च गुणवत्ता के पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं। जब हमारे बाग में फल आने लगा तो बाहर से भी, बाहर प्रदेशों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से भी कुछ किसान मेरे यहाँ देखने के लिए आए। तो सबकी शिकायत ये रहती थी कि हम लोगों को शुद्ध पौधा नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही एक नर्सरी अपने यहाँ स्थापित करूँ। तो फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर के एक नर्सरी 2011 में अपने यहाँ स्थापित किया, जिसमें लगभग 1700 स्क्वायर मीटर में एक नेट हाउस और 100 स्क्वायर मीटर में एक पॉली हाउस बना करके हम लोग इसको शुरुआत किए। और आज हमारे पास करीब 14 प्रजाति के अमरूद हैं और जिसका मैं वेज ग्राफ्ट तकनीकी से, वी ग्राफ्ट भी उसको कहीं कहीं बोलते हैं, तकनीकी से पौधा बना करके भारत के सभी प्रदेशों में और जो भी किसान हमसे आपूर्ति के लिए कहते हैं उन किसानों के यहाँ इसको देता हूँ। और जहाँ की सरकार हमसे मांगती है उस सरकार को भी मैं पौधा प्रोवाइड कराता हूँ। आज शैलेंद्र सिंह रघुवंशी एक साथ कई किस्मों की फसलों की उन्नत खेती करके भारी मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही अलग अलग तरीकों से वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं। जो युवा खेती किसानी को घाटे का सौदा समझकर इससे दूर जा रहे थे, शैलेंद्र सिंह रघुवंशी ऐसे कई युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। तो
अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, यूँ तो वर्षों से हमारे देश में औषधीय पौधों की खेती की जाती है, क्योंकि औषधीय पौधे हमारी सेहत के लिए तो काफ़ी लाभकारी होते ही हैं, साथ ही साथ उनकी दवाएं भी बनाई जा सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे तुलसी की खेती के बारे में, किस तरह से आप कर सकते हैं तुलसी की खेती। आइए कार्यक्रम के इस सेगमेंट में जानकारी। इसमें मोर देन 200 टर्पिनॉइड्स और मोर देन 300 फिनाइल प्रोपेनॉइड्स पाए जाते हैं। इसके लिए इसका जो गुण है अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज होता है और बचपन से हम सुने आए हुए हैं तुलसी का नाम। इसलिए हमारा एक जिज्ञासा हुआ कि नहीं, हम तुलसी को क्यों ना सीक्वेंस कर लें, तुलसी के जीनोम में सीक्वेंस करें, डेसिफर करें, उसको पता लगाएं कि तुलसी के जीनोम में इतना क्या है, कौन सा जीन्स हैं जो कि ये सारे टर्पिनॉइड्स, फिनाइल प्रोपेनॉइड्स ये सब प्रोडक्शन करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। जो किसान तुलसी की खेती करना चाहते हैं वो इन उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। सिम सौम्या, सिम ज्योति, RIL OG 14 बेहतर उत्पादन के लिए सही किस्मों का चुनाव करना बेहद आवश्यक है। किसानों को सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम थी कि गेहूं काटने के बाद फिर उनके पास एक लंबा गैप आ जाता था और उसके बाद वो धान लेते थे। तो इस गैप को पूरा करने के लिए हमारे संस्थान के निदेशक ने हम लोगों को निर्देश दिया और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस पर हम लोग काम करेंगे। और सबसे पहली वैरायटी हम लोगों ने सिम सौम्या डेवलप की, जो कि सिर्फ 60 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। अगर बीज लेना है तो 120 दिन में जाती है। इसका करीब 100 किलो पर हेक्टेयर आयल है और इसमें मिथाइल चविकाल पाया जाता है जो कि 57% है, बाकी लिलोलोल पाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई वैरायटी और फार्मर में इतनी लोकप्रिय है कि आज जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब 50 हेक्टेयर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद फिर इंडस्ट्री ने ये डिमांड की, नहीं हमें लिलोलोल रिच अलग चाहिए और मिथाइल चविकाल रिच अलग वैरायटी चाहिए। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए
एक वैरायटी सिम शारदा डेवलप की, जिसमें कि 90% मिथाइल जैविकाल है और इसकी यील्ड आयल यील्ड भी 150 से 200 किलो पर हेक्टेयर है। और इसी क्रम को आगे रखते हुए हम लोगों ने एक वैरायटी लिनुलुल रिच डेवलप की, जो कि सिम सुरभि के नाम से जाती है। ये इसमें भी 80% तक लिनुलुल जाता है और इसमें 200 किलो आयल है। और इसके बाद हम लोगों ने डेवलप की 2 वैरायटी, एक इजनाल रिच है जो कि सिम आयु के नाम से जानी जाती है, ये ओशियम सेंक्टम की वैरायटी है। और एक टी के लिए जो चाय में पड़ती है, जिसका कि ऑर्गेनिक इंडिया वालों ने भी यहाँ से बीज लेके प्रयोग किया है, सिम जिसकी श्यामा तुलसी की वैरायटी है और सिम अंगना नाम है, उसमें 40% इजनाल है। तुलसी का पौधा भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की जलवायु परिस्थिति में उगाया जाता है। अगर उपयुक्त जलवायु की बात करें तो तुलसी की खेती करने के लिए वर्षा आधारित गर्म व नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान जुलाई के महीने में इसकी रोपाई या बुआई कर सकते हैं। सर्दियों में ये तुलसी खत्म हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आपके पीछे जो तुलसी दिखाई गई है, ये वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया है, जो कि बहुत ही कोल्ड टॉलरेंट वैरायटी है और मल्टी कट है, यानी साल में इसकी 3 कटिंग ले सकते हैं। और इसमें जो है 70 से 75% लिनुलुल रिच है और जो कि इसमें 99% प्योरिटी का लिनुलुल है। किसान समुचित जल निकासी वाली भूमि का चयन करें। ऐसी भूमि जिसमें जल भराव की समस्या न हो। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, साथ ही समतल भी। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 500 ग्राम बीज दर पर्याप्त रहती है। ज्यादा उत्पादन के लिए सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करना बेहद जरूरी है। तुलसी की खेती के लिए किसान 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों को दें। किसान पहली पौधरोपण के तुरंत बाद और फिर आवश्यकता अनुसार पौधे में सिंचाई करें। रोपाई के 5 माह बाद किसान फसल की कटाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।